हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। हम लोग पर्सनल फाइनेंस की सीरीज़ कर रहे हैं। हमको इस वाली वीडियो में स्कीम स्टार्ट करनी है। हम स्कीम स्टार्ट कर चुके थे, हमको आज स्टार्ट करना है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, यूलिप। तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इसमें इंश्योरेंस भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है कंबाइंड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में करना चाहते हैं या फिर डेट में करना चाहते हैं या फिर हाइब्रिड में करना चाहते हैं। ठीक है, इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। ठीक है, हम अगर चाहें तो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं उन लोगों को। डेट मतलब लोन मार्केट। ठीक है, जो ये डिबेंचर्स वगैरह हम लोगों ने अपने क्लास में पढ़े हैं उस वाली मार्केट को बोलते हैं डेट मार्केट। ठीक है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाइब्रिड मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि इसका जो प्रीमियम का जो वो है टर्म है, जो वो एक तो है सिंगल पे कर सकते हैं हम लोग प्रीमियम को, एक बार सिंगल प्रीमियम पे कर दिया बहुत सारा अमाउंट। ठीक है, या फिर हम लोग रेगुलर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर पे यानी हर महीने कुछ अमाउंट देना, या फिर हर 2-2 महीने में कुछ अमाउंट देना, या फिर हर 3-3 महीने में कुछ अमाउंट देना। ठीक है, या फिर हर 6-6 महीने में कुछ अमाउंट देना, या फिर हर साल कुछ अमाउंट देना एनुअली। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसका जो सम अशोर्ड होता है वो भी डिफ़र करता है। अगर हम लोगों ने सिंगल पे वाला ऑप्शन लिया है, अगर हमने सिर्फ सिंगल पेमेंट की है, तो उसके इसमें क्या अमाउंट होगी, सम अशोर्ड क्या होगा, 125%। ठीक है, अगर हम लोगों ने 1 लाख रुपए दिए हैं तो हमारा सम अशोर्ड कितना हो जाएगा, 1,25,000 रुपीज़। ठीक है, अगर हम लोगों ने रेगुलर पे करा है, ठीक है, अगर हम लोगों ने रेगुलर पेमेंट की है, उस केस में क्या होगा, सम अशोर्ड 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम। ठीक है, जो एनुअल प्रीमियम, जो जितना प्रीमियम एक साल में पे कर रहे हैं उसका 10 गुना। ठीक है, जो ये पॉलिसी का टर्म होता है, ये जो यूलिप होती है, ये पॉलिसी का टर्म कितना होता है, 5 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 30 ईयर्स तक। ठीक है, मिनिमम 5 साल की भी पॉलिसी ले सकते हैं हम लोग, और मैक्सिमम 30 साल की भी पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको 5 साल से पहले ही बंद कर दिया, ठीक है, अगर हमने इसको 5 साल से पहले ही क्लोज़ कर दिया अकाउंट को, तो उस टाइम हमको सिर्फ 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर 4% का अगर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं तो हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट हमारा इक्विटी, जो ऊपर था ना, इक्विटी के अंदर जितना भी अर्न करेंगे, या फिर जो भी ये है डेट है उस पर जितना भी अर्न करेंगे उतना इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर हमने 5 साल से पहले ही अकाउंट बंद करवा दिया तो हमको कितना अमाउंट मिलेगा, 4% इंटरेस्ट मिलेगा। और उसके बाद और उसके अलावा सरेंडर चार्जेस भी वो लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली बन जाती है स्कीम। के बाद फिर जो इसकी जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है, फंड वैल्यू प्लस इंटरेस्ट अर्नड। ठीक है, तो जो भी फंड वैल्यू है उसमें इंटरेस्ट जो भी अर्न करा है वो हमको एट द एंड मिल जाता है। जैसे अगर 5 साल की है तो 5 साल के लास्ट में मिल जाएगा। अगर 10 साल की है तो 10 साल ख़त्म होने के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो इतना मिलेगा। ठीक है, अगर जो पॉलिसी होल्डर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में 2 केसेस होते हैं। अगर उसने हायर प्रीमियम वाला अकाउंट था उसका, तो उसको सम अशोर्ड मिल जाएगा प्लस फंड वैल्यू। ठीक है, सम अशोर्ड प्लस फंड वैल्यू, ये इसको दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो अमाउंट, जो प्रीमियम होता है, ठीक है, जो हमको हर महीने या फिर हर साल, या फिर जो हमने इनिशियली जो भी प्रीमियम दिया था वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जो ये दूसरा केस है ऊपर वाला, इसमें क्या है, सम अशोर्ड या फिर फंड वैल्यू, विच एवर इज़ हाइयर। ठीक है, इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो प्रीमियम है वो कम देना पड़ता है। ठीक है, तो वही बात हो गई कि अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, जैसे नीचे वाला जो है केस 2 चाहिए अगर, तो आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रीमियम ज़्यादा नहीं दे रहे हो तो आपको फिर कम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा था ये। ठीक है, अब इसके हम लोग देखते हैं इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या क्या हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एक तो पहली बात तो है ये सेफ़ है। ठीक है, क्योंकि
इसके अंदर हम लोग डेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेफ माना जाता है। दूसरी बात है कि कम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, मतलब एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका एक बेनिफिट है, लेकिन ऑल्दो ये इतना अच्छा है नहीं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, लेकिन बस हमारे सिलेबस में है तो इसलिए पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। उसके बाद हमको रिबेट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स मिल जाती है, ठीक है। इसके अंदर हमको इसके अंदर डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। अंडर सेक्शन 80C 1 लाख कितना होता है वो 1.5 लाख रुपीज़, ठीक है। 1.5 लाख रुपीज़ का हमको इसके अंदर डिडक्शन मिल जाता है 1,50,000 तक का। उसके बाद क्या है कि नो LTCG, ठीक है। हमको इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स, ठीक है। LTCG का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स, नहीं देना पड़ता है इसके ऊपर। उसके बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट होती है वो भी टैक्स फ्री होती है, ठीक है। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D मैच्योरिटी अमाउंट के ऊपर भी टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। इस जो ऐसी जो स्कीम्स होती हैं उनको बोलते हैं EEE, वो मैंने नेक्स्ट वाली स्लाइड में लिखा है, नेक्स्ट वाली स्लाइड में बता दूंगा वो। और इसकी जो डीमेरिट्स हैं, यानी इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है कि इसके अंदर हमको लेस रिटर्न, ठीक है, जो हमको इसमें रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद एक सम अश्योर्ड, ठीक है, जो इसमें सम अश्योर्ड है वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें इसको टर्म इंश्योरेंस वगैरह से, तो जो इंश्योरेंस का जो इसके अंदर सम अश्योर्ड है वो बहुत कम होता है। उसके बाद है कि देयर आर अ लॉट ऑफ चार्जेस, ठीक है, जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई होते हैं चार्जेस, ठीक है। हमारा यूलिप ख़त्म। अब ये है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। ये वाली जो स्कीम है ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसके अंदर इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा मिलता है और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, ठीक है। सबसे पहला तो है गर्ल चाइल्ड शुड बी एन इंडियन रेजिडेंट, ठीक है। जो ये अकाउंट है, जो ये वाली स्कीम है, इसके अंदर कौन इन्वेस्ट कर सकता है? इसके अंदर सिर्फ गर्ल चाइल्ड ही इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो अगर कोई लड़का है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता इस स्कीम के अंदर, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम एज है इन्वेस्ट करने की वो है 10 साल की, ठीक है। अगर कोई लड़की 10 साल से कम है वो ही इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लड़की 10 साल से छोटी है उसको तो ये सब के पता ही नहीं होगा, तो उसके पेरेंट्स हैं वो ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि 1 अकाउंट फॉर 1 गर्ल चाइल्ड, तो एक लड़की का एक ही अकाउंट खोल सकता है, एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम 2 अकाउंट्स फॉर 2 गर्ल्स, ठीक है, 3 इन एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। तो एक जो कपल है वो अपने 2 ही बेटियों का अकाउंट इसके अंदर खुलवा सकता है और 3 का भी खुलवा सकता है एक्सेप्शनल केसेस में, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी होती है? इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर एनुअली, मतलब साल में कम से कम 250 रुपीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपीज़ सबमिट कर सकते, इसके अंदर हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब साल में 250 रुपये तो जमा कराने ही हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा करा सकते हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं करा सकते। उसके बाद है कि डिपॉजिट इन एनी रेशियो एनी टाइम एट एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। मतलब कि इस जो ये अमाउंट है 1.5 लाख या फिर 250 से ज़्यादा, इसको हम जब मन करे तब इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर महीने की इस तारीख को पैसे डिपॉजिट कराने हैं और इतना अमाउंट डिपॉजिट कराना है, ये कोई वो नहीं है। साल में कम से कम 250 रुपये होने चाहिए, बस यही एक शर्त है। और मैक्सिमम 1,50,000 होना चाहिए अमाउंट, बस यही 2 शर्तें हैं। इनके अलावा जब मन करे किसी भी दिन अमाउंट हम डिपॉजिट करा सकते हैं। डिपॉजिट पीरियड इसमें कितना है? 14 ईयर्स फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग डेट, ठीक है। जब अकाउंट ओपन करा है उसके बाद से लेकर 14 ईयर्स तक, ठीक है, हम इसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हैं। 14 ईयर्स तक हमको अमाउंट डिपॉजिट कराना है, ठीक है। हर साल मिनिमम 250 रुपीज़ तो कराना ही है। उसके बाद है मैच्योरिटी होती है इसकी 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग,
ठीक है, फ्रॉम दी ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट जब भी है, जब भी इस अकाउंट को ओपन कराया है, उससे 21 साल के बाद ये अकाउंट, ये उसके 21 साल के बाद ये अकाउंट होता है मैच्योर, ठीक है। और 50 रुपीज़ पेनल्टी होती है इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी ने अकाउंट ओपन करवाया और उसने 1 साल में 250 रुपये जमा नहीं कराए, ठीक है, ये जो 250 रुपीज़ जो थे मिनिमम हर साल तो जो उसको जमा कराने थे वो उसने नहीं डिपॉजिट कराए, तो उस केस में उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी 50 रुपये, ठीक है। 1 साल अगर डिले करा तो 50 रुपये देने पड़ेंगे, 2 साल डिले करा तो 100 रुपये देने पड़ेंगे, 3 साल डिले करा तो 150 रुपये डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, ठीक है। स्कीम के बेनिफिट्स देख लेते हैं। स्कीम के बेनिफिट्स हैं कि वेरी हाई रिटर्न, ठीक है, इसके स्कीम के रिटर्न जो है वो हाई होते हैं बहुत ज़्यादा। इट इज़ ऑलवेज मोर देन PPF, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये आगे आएगा, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा रिटर्न होते हैं इसके। इंटरेस्ट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वार्टरली, ठीक है, मतलब हर 3 महीने बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट इसको रिवाइज करती रहती है, इसके इंटरेस्ट को। कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, इसके अंदर कंपाउंडिंग जो होती है वो एनुअल होती है। टैक्स बेनिफिट मतलब जो है इसका ये है ट्रिपल E कैटेगरी में है, ठीक है। ट्रिपल E कैटेगरी जो मैं पिछले वाली स्लाइड में बता रहा था, ट्रिपल E मतलब एग्जेम्प्ट। अभी क्या क्या एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 80C, जो हमको डिडक्शंस मिलती हैं 1,50,000 रुपीज़ की, वो मिलती हैं इसके अंदर। और सेक्शन 10 के अंडर जो भी हमको मैच्योरिटी अमाउंट होता है उसके ऊपर डिडक्शन मिल जाती है। उसके बाद इंटरेस्ट जो मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। तो सारी चीज़ इस वाली स्कीम की टैक्स फ्री हैं, इसलिए इसको बोलते हैं EEE, ठीक है, ट्रिपल E कैटेगरी में। उसके बाद इसका विड्रॉल कैसे होता है? विड्रॉल के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल की, ठीक है। 18 साल की एज में विड्रॉल हो सकता है केवल 2 रीज़न्स की वजह से, या तो हायर एजुकेशन के लिए या फिर मैरिज के लिए। हायर एजुकेशन के लिए अगर हमको अमाउंट विड्रॉ करना है तो अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हैं? 50% ऑफ द बैलेंस इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस जो है उसका, यानी कि जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट पर, मतलब कि 31 मार्च, जो भी 31 मार्च पिछला 31 मार्च था उस दिन जितनी भी अमाउंट थी अकाउंट में उसका 50% यानी कि 31 मार्च को जो भी अमाउंट थी उसका आधा निकलवा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, और वो भी कब? 18 साल की एज में, सिर्फ उससे पहले नहीं निकलवा सकते। उसके बाद दूसरा रीज़न क्या हो सकता है अमाउंट विड्रॉ करने का? मैरिज, ठीक है। अगर उस लड़की की मैरिज हो जाती है 18 साल की उम्र में तो उसका अकाउंट ही क्लोज़ कर दिया जाएगा, ठीक है, और जो भी अमाउंट है वो दे के वो जो भी कलेक्ट हुआ है प्लस इंटरेस्ट वो उसको मिल जाएगा और अकाउंट ही क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्री मैच्योर क्लोजर। मैच्योर क्लोजर मतलब कि 18 साल की एज होने से पहले ही अकाउंट को बंद करना हो, तो वो किस केस में होता है? डेथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये अकाउंट क्लोज हो जाता है, या फिर एक्सट्रीम इमरजेंसीज़, ठीक है, या फिर जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह है या कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमरजेंसीज़ हैं, उस केस में होता है अकाउंट क्लोज हो जाता है, जितना भी पैसा है वो सब वापस मिल जाता है और अकाउंट क्लोज हो जाता है। और तीसरा है कि इफ़ शी बिकम्स NRI, मतलब कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर वो NRI बन जाती है तो भी अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है और जितना अमाउंट है कलेक्टेड वो अमाउंट उसको दे दिया जाता है विद इंटरेस्ट, ठीक है। आज के लिए ये स्कीम्स ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।